हेलो 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 हेलो, वेलकम बेटा। आ जाइए सभी, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। आज हम इसकी बुनियाद रखेंगे, मतलब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। इंट्रोडक्शन सिर्फ लिखने के लिए है, वास्तविक रूप में हम इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं जिनके बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में करूं, मतलब बोलूं, तो पल्ले ही ना पड़ेगा तो है ना। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, अच्छे से नहीं देखा, चीजें समझने की कोशिश नहीं की, तो हो सकता है चीजें आपकी बाउंसर से जाएं, है ना। तो कुल मिला के ट्राई करो, कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो और कमेंट करके बता दो फटाफट से कि सब कुछ ठीक है, ऑल ओके, क्लियर है सारी चीजें भैया। चलिए बताइए बेटा फटाफट, सब कुछ दिखाए। ओहो अंजलि 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 के कितने कमेंट है भाई। अरे यार मैंने पेन कहाँ कर दिया, हाँ मिल गया। चलिए ओके। हाँ सर मैं 12th फेल हो गई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से की दे दो, अब क्या कर सकते हैं, है ना। दुख तो है थोड़ा सा। चलो मैडम ने जवाब दे दिया, अच्छे से पढ़ाई करो, फिर से की 12th दो। अभी मुझे ये बताओ बच्चों कि मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आप लोगों को सुनाई दे रही है, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। क्या हम स्टार्ट करें? थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, है ना। जितने भी बच्चे हमारे 12th वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, नया चैप्टर है, बुनियाद रखी जाएगी इसकी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज को इग्नोर किया जा सकता है, किसके बिना आप इस चैप्टर को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, ये सब हम आज समझेंगे। ठीक है, डन। हेलो बेटा रूबी, आपका नाम लिख के बताओ बेटा, है ना। रूबी अहिर करके जो आईडी आ रही है, मुझे आपका नाम चाहिए, है ना। नाम लिख के बताइए आपका नाम क्या है। आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ऑनलाइन स्टूडेंट हो, जो भी आपकी आइडेंटिटी दीजिए तो थोड़ा मजा आएगा बात करने में, है ना। चलो शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास बढ़िया से जोश के साथ। चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार और इस चैप्टर में सबसे पहले आप समझोगे वंशागति। पिछला चैप्टर वंशागति और विविधता का सिद्धांत, है ना। वंशागति और विविधता का सिद्धांत। ओके मैम, ऑल ओके मैम, थैंक यू बेटा बताने के लिए। चलो प्रियांशी, है ना। वंशागति, वंशागति मतलब होता है वंश की गति। वंश की गति मतलब इंसान का बच्चा इंसान के जैसा है तो कुछ तो रीजन होगा भाई, है ना। वैसे ही तो नहीं होगा, वैसे ही तो ऐसा हो नहीं सकता। ये चमत्कार अगर हुआ है कि इंसान का बच्चा इंसान के जैसा है, बिल्कुल इंसानी लक्षण उसमें हैं, बिल्ली का बच्चा बिल्ली के जैसा है, किसी पादप का वो जो नया जो प्लांट होता है वो उसी के जैसा है, तो ये सारा कि प्रकृति में जो जिसको जन्म देने वाला है वो बिल्कुल उसके जैसा है हूबहू। इसका रीजन है कि वंश की गति के लिए कोई ना कोई कारक जिम्मेदार है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि वंशागति होती कैसे है, वंश की गति होती कैसी है, कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, है ना। ठीक है, कैसे जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर बेटा हमारे लक्षण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। कैसे जाते हैं ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, जिसमें आपको पता चला था कि भैया जीन है। ठीक है, वंश की गति के लिए जिम्मेदार है कौन? जीन। जिम्मेदार है कौन? डीएनए। जिम्मेदार है कौन? गुणसूत्र। ये सब है, तभी जाके वंश की गति हो रही है। मतलब कि लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, दैट्स कॉल्ड वंशागति। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण।
आपको मैं एक बात बता दूं, अभी 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारा जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहाँ हम टॉपर्स समिट करने वाले हैं, जिसमें हम मतलब इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट करेंगे ही साथ हम हमारे जो टॉपर्स बच्चे हैं उन्हें रिवॉर्ड भी देने वाले हैं। जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं बढ़िया से उन्हें रिवॉर्ड देंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उनकी जो जर्नी रही है 12th की, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने टॉप किया, कैसे वो अच्छा स्कोर कर पाए, ये सब वो शेयर करेंगे और उन सब का वीडियो आपको भी दिया जाएगा ताकि आपको भी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी थोड़ा सा ऑफलाइन का मज़ा लेने को मिल जाए, है ना। फिर भी अगर कोई बच्चा छिंदवाड़ा से है, प्रॉपर छिंदवाड़ा से, तो वो इस फंक्शन को ज्वाइन कर सकता है, इनवाइट कर देंगे हम आपको, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, है ना। प्लान कैसा है बताना जरा, है ना। पिछली बार हमने टॉपर्स समिट जो है वो जुलाई में ही कर ली थी, पहले ही कर ली थी। इस बार हमने उसे 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त के दिन रखा है। तो बताइए कैसा है ये प्लान। नेक्स्ट ईयर आप लोग जब अच्छा स्कोर करेंगे तो आप लोगों को भी सेम ऐसे ही सम्मानित किया जाएगा। तो बढ़िया से स्कोर करना, मेडल मिलेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, पार्टी मिलेगी, डांस करने को मिलेगा, बहुत सारा फन होगा, तो मजा आएगा। तो है ना, अच्छे से आप लोगों को स्कोर करना। और इसी बात पे लाइक कर दो यार फटाफट से। चलिए जी देखिए, वंश की जो गति है अर्थात लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, इसे ही हम वंशागति कहते हैं। वंश की गति के लिए जीन जिम्मेदार है, डीएनए जिम्मेदार है और गुणसूत्र भी जिम्मेदार है। लेकिन ये चैप्टर जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, ये बताएगा कि कैसे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला डीएनए है। और इस पर ना खूब बवाल मचा है। डीएनए जो है, डीएनए यानी कि जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी जो खोज रही है वो अपने आप में एक मिस्ट्री रही है बेटा। अलग अलग साइंटिस्ट ने, कभी मिशर ने, कभी ग्रिफिथ ने, कभी एवरी मैकॉर्टी मैकलियोड ने, कभी हर्शे और चेस ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने डीएनए के ऊपर खूब सारी रिसर्च की और उनकी रिसर्च का परिणाम है कि हमें आखिरी में पता चला कि डीएनए ही वो है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। यही वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। तो हम आगे समझेंगे कि कैसे डीएनए लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है आणविक आधार, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आणविक आधार हम समझने वाले हैं। मतलब आपको डीएनए, आरएनए, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, ये सब हमें समझना है। साथ ही हमें समझनी है डीएनए की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले एक शब्द हमें मिला है डीएनए। डीएनए जो है बेटा, इसकी खोज सर्वप्रथम की थी मिशर ने। लेकिन मिशर ने डायरेक्ट डीएनए नहीं खोजा भाई, है ना। लेकिन फिर भी अगर पूछे कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो आप बोलोगे मिशर ने की थी। फ्रेडरिक मिशर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डीएनए की खोज की। डीएनए की खोज का श्रेय मिशर को जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन किंतु परंतु मिस्ट्री यहां से जन्मी कि डायरेक्ट इन्होंने डीएनए की खोज नहीं की बेटा। इन्होंने पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिन की खोज की। इन्होंने पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल खोजा और न्यूक्लिक अम्ल जो है इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। तो जो न्यूक्लिन है ना, जो न्यूक्लिन है, इसे ही बाद में डीएनए कहा गया। हालांकि डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो नाभिकीय अम्ल है बेटा, जो नाभिकीय अम्ल है, जो न्यूक्लिक अम्ल है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए एंड द सेकेंड वन इज आरएनए। मतलब डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं भैया। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
फिर से लिख देती हूँ मैं। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक प्रकार का नाभिकीय अम्ल जिसमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आप इसे कहेंगे। दूसरा होता है बच्चा आरएनए। आरएनए का मतलब होता है बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये चैप्टर मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। मानव जनन के बाद अगर मुझे कोई चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ाना पसंद है ना आप लोगों को, तो वो है बेटा चैप्टर नंबर 5। तुम लोग के कमेंट्स क्यों बंद हो जाते हैं? चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। बाय गॉड, अगर तुम लोग इंटरेस्ट से पढ़ोगे, रोज के रोज क्लास लोगे, मैं भी कमिट करती हूँ कि आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी। मतलब जो वीकली ऑफ होता है उन्हें छोड़ के रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैंने ये चैप्टर शुरू किया है तो एक भी दिन आपको गैप देखने को नहीं मिलेगा। रोज आप लोगों के लेक्चर्स होंगे, बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग भी रोज आओगे। डेली आपको लाइव क्लास में आना है, डाउट्स आपको पूछने हैं, जहाँ पे भी सुई अटकती है तो तुरंत आपको क्वेश्चन करना है और नोट्स भी साथ में बनाने हैं। लेकिन जो पेड बैच वाले बच्चे हैं बेटा, आप यहाँ से भी अपने नोट्स बनाओ, साथ में आपको जो ड्राइव पे नोट्स अपलोड किए हैं हमने ऐप पे डले हुए हैं, उनसे भी आप देख के नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप जिसका चाहे उसका फायदा उठा सकते हैं। डन है बेटा? चलो, आई होप सो बिना बोले तुम लोगों ने लाइक कर दिया होगा। अब हम आए हैं आरएनए पे। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो चाहे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे राइबो न्यूक्लिक एसिड हो, जब बात आती है न्यूक्लिक अम्ल की, तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, लेकिन इसे खोजा था सबसे पहले मिशर ने, और मिशर ने इसे नाम दिया था नाभिकीय अम्ल के रूप में न्यूक्लिन, और वही न्यूक्लिन बाद में डीएनए और आरएनए कहलाया। तो डीएनए की खोज का श्रेय बेटा सर्वप्रथम जाता है मिशर को। किसे जाता है? फ्रेडरिक मिशर को जाता है। ठीक है, डीएनए जो है बेटा, डीएनए जो है ना, डीएनए एक प्रकार का बहुलक है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। बहुलक का मतलब होता है पॉलीमर, जो अनेक अणुओं से मिलकर बना हो, जिसकी एक से ज्यादा श्रृंखलाएं हो, हम उसे कहते हैं बहुलक। किसका बहुलक है भैया? तो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोसाइड नहीं बेटा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का ये जो है ये बहुलक है। अब न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है से क्या हुआ? तो न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वही डीएनए का निर्माण करती है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी, चिंता मत करो, ये सब हम समझेंगे। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लास है ना, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे हम। तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है जिसे सबसे पहले न्यूक्लिन के रूप में खोजा गया। जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक बहुलक है, डीएनए एक बहुलक है, पॉलीमर है, जो कि न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है ना, जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी किन से बना है ये हमें पता होना चाहिए। जो न्यूक्लियोटाइड है वो भी किन से बना है ये हमें पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा, न्यूक्लियोटाइड में बीच में होती है शर्करा। शर्करा जो कि कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा। 5 कार्बन वाली जो शर्करा है वो पेंटोज शर्करा होती है। दूसरे तरफ एक तरफ होता है फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख रहे हैं हम। एक तरफ होता है फॉस्फोरिक एसिड और दूसरे तरफ होता है बच्चा नाइट्रोजनी क्षार, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो क्या बोल रही हूं मैं? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? हम समझ रहे हैं डीएनए के बारे में। किसके बारे में बेटा? डीएनए। डीएनए के बारे में
हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार और रिकैप करते हैं। डीएनए जो है, डीएनए की खोज की थी मिसर ने। आज ये हमारी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वंशागति का आणविक आधार, उसकी इंट्रोडक्टिव क्लास है। लेकिन इसे इंट्रोडक्शन समझने की गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अच्छे से डिटेल में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाने वाली हूँ। डन है बेटा? चलो, डीएनए जो है, डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट डीएनए नहीं खोजा। इन्होंने खोजा एक पदार्थ जिसे नाम दिया गया न्यूक्लिन, जो कि नाभिकीय अम्ल होता है। बाद में बताया गया तो कि जो न्यूक्लिन है वही क्या है, डीएनए। इसीलिए डीएनए की खोज का श्रेय जाता है मिशर को। लेकिन डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इस बात की पुष्टि आगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने की। तो वो जो जर्नी है बेटा वो आप आगे पढ़ोगे अलग से, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि डीएनए जो है, डीएनए की खोज करता है मिशर। और अगर ये नाभिकीय अम्ल है तो वास्तव में नाभिकीय न्यूक्लिक अम्ल जो है वो वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो डीएनए है वो एक प्रकार का बहुलक है, पॉलीमर है। ये जो है न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है। कौन सी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है। किसका बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है वो खुद 3 अलग अलग अणुओं से मिलकर बना है। पहले तो शर्करा, फिर फास्फोरिक एसिड और फिर नाइट्रोजनी क्षार। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, है ना। हमें शर्करा का स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। हमें फास्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 के बारे में समझना है। हमें नाइट्रोजनी क्षार जो कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है बच्चा प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। इन सब के बारे में समझना है। साथ ही याद रखिए जो शर्करा है, शर्करा जो है, शर्करा ये भी 2 प्रकार की होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा। अब ये किस में है मैडम? तो ये है बेटा डीएनए की शर्करा, जिसे कहा जाता है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा। दूसरी जो शर्करा होती है बच्चा वो होती है राइबोस पेंटोस शर्करा। दैट इज राइबोस पेंटोस शर्करा, राइबोस पेंटोस शुगर, जो कि होती है आरएनए में। किसमें? मतलब डीएनए हो या आरएनए, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो इन तीनों के अणुओं से मिलकर बने हैं। बीच में शर्करा होती है जो कि एक प्रकार की पेंटोस शर्करा है। पेंटोस शर्करा भी 2 प्रकार की होती है। डीएनए की शर्करा को डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शर्करा कहते हैं, आरएनए की शर्करा को राइबोस पेंटोस शर्करा कहते हैं। फिर जो नाइट्रोजनी क्षार है जो कि शर्करा से जुड़ेगा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में भी होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडिन ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी हम कल अच्छे से समझेंगे। साथ ही जो फास्फोरिक एसिड है, इन तीनों से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, ये दोनों भी आपस में, फिर एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी आपस में जुड़े हैं। ऐसे करके बनेगी डीएनए की चेन, जिसे मैं कल विस्तार से बनवाऊंगी, चिंता मत कीजिए, है ना। ठीक है, अभी तो हम बाहर बाहर से समझ रहे हैं, है ना। चलिए जी, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा? कमेंट करके बताओ फटाफट। मैं तुम लोगों के कमेंट देख रही हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताइए। अरे यार ये कमेंट ना अटक क्यों जाते हैं। चलिए ठीक है, ओके, आई होप सो आ गया होगा, है ना। ठीक है,
जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये किसी जीव की विशेषता होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं ये मैं आपको लिखवा रही हूँ। हम समझ रहे हैं डीएनए के बारे में, और डीएनए में भी बारी आ गई है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। तो ये जो डेटा मैं आपको लिख के दे रही हूँ बेटा, ये आंकिक डेटा है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये किसी जीव की विशेषता होते हैं। एक जीवाणु भोजी जो है, एक जीवाणु, पता नहीं सर को क्या हो गया, चलो, एक जीवाणु भोजी जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, इसमें बेटा जिसे 5,174 कहते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए है 5,386 है ना, 5,386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 5,386 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। ठीक है जी, बढ़िया बात है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ओके, अच्छी बात है ना। चलो नंबर 2, दूसरे नंबर पे आता है जीवाणु भोजी लैम्डा। एक दूसरे जीवाणु भोजी जिसका नाम है लैम्डा, जीवाणु भोजी लैम्डा। लैम्डा में 48,502, सही है ना, यस, 48,502 न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म में पाए जाते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए है जो कि आपको नोट डाउन करना है। और कोई बचा, इस्चीरिया कोलाई का याद रखने की जरूरत नहीं, मनुष्य में लिख लेना। जो मनुष्य है बेटा, जो इंसान है, मनुष्य जो है, मनुष्य में तो बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, 3.3 × 10⁻⁹, 3.3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म वे स्पेयर पाए जाते हैं। 3.3 गुणित, यस मैम, ओके बेटा, थैंक यू। देखो ये जो डेटा है ये तुम्हें याद रखना है कि किसी भी डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। ये आंकिक डेटा आपको नोट डाउन करना है। आई होप सो क्लियर है आपको, ये आपके एनसीईआरटी में लिख के दिया है, इस्चीरिया कोलाई का भी दिया है, लेकिन दैट नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो मैंने उसे स्किप किया। आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं कि इस्चीरिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ क्षार युग्म होते हैं। इस्चीरिया कोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ क्षार युग्म होते हैं। देखो जो जीवाणु भोजी है जिसका नाम है लैम्डा × 174, इसका नाम है बेटा लैम्डा × 174, इसमें 5386 यानी कि 5,386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जीवाणु भोजी लैम्डा जो है, लैम्डा में 48,502 क्षार युग्म होते हैं। मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग, इनमें 3.3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। डन है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर आके आज की जो क्लास है वो समाप्त होगी, लेकिन अभी नहीं। देखो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ना, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चा हम समझेंगे कंप्लीटली डीएनए के बारे में, फिर हम समझेंगे वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि आपको 10th में भी मिला होगा। क्रिक का डीएनए मॉडल है ना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बाद बात आएगी चारगाफ रूल की, चारगाफ नियम की। जब ये भी हो जाए तो हम समझेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज की जर्नी। किसकी? आनुवांशिक पदार्थ की
खोज की जर्नी। और आनुवांशिक पदार्थ की खोज में बहुत अलग अलग सिद्धांत निकल के आएंगे। नंबर 1 है रूपांतरीय सिद्धांत, जिसका मैंने ग्रिफिथ का जिक्र किया था ना, वही रूपांतरीय सिद्धांत। नंबर 2 पे है एवरी मैकॉर्टी मैक्लियोड का प्रयोग। एवरी मैकॉर्टी मैक्लियोड का प्रयोग, ये हम पढ़ेंगे बेटा। बहुत लंबा चैप्टर है भैया, मजा आएगा तुम लोगों को। मैक्लियोड का प्रयोग क्वार्टरली के पहले हो जाएगा, चिंता ना करिएगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हर्से और चेस का प्रयोग। हर्से व चेस का प्रयोग। बाय गॉड ये चैप्टर बड़ा लंबा है। इस चैप्टर में आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, फिर लैकोपेरॉन मॉडल है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैडम भूल ही गई, इस चैप्टर में आपको लैक्टोस ऑपरेशन से संबंधित लैकोपेरॉन मॉडल भी पढ़ने को मिलेगा। आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ने को मिलेगी, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसे हम कहते हैं उंगली छापन तकनीक, ये सब आपको इस चैप्टर में बच्चा पढ़ने को मिलेगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं आपको, चिंता ना करिएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव क्लास, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया जो कि आपको नोट डाउन करना है बढ़िया से। डीएनए के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, किसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म में पाए जाते हैं, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना है, किस किस से मिलकर बना है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। फिर डीएनए की खोज किसने की थी, कैसा आनुवांशिक पदार्थ, ये सारी जो जर्नी आपने समझी ये सब। इसके पहले हमने समझा था कि वंशागति का कारक कौन है भैया, तो सब है, तुम लोगों ने तो सभी समझा है। अब कल हम समझेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना, ठीक है। कल हम समझेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आप अभी तक जुड़े हो, कब से पढ़ रहे हो, 6 बजे से 6:15 6:20 से, है ना, 6:20 से आपकी क्लासेस चालू हुई हैं आज, और आप 8:30 हो गया, तो लगभग 2 घंटे का, 8:17 हुआ है अभी, तो लगभग 2 घंटे का टाइम, और दिन भर स्कूल भी होता है। बाय गॉड तुम लोगों की लाइफ बड़ी हेक्टिक है ना, सेम एज यूजल मेरी भी है बेटा। मेरा भी बड़ा शेड्यूल जो है वो तुम लोगों की ही तरह बिजी होता है, और मेरे को तो खड़े खड़े पढ़ाना है भैया, खड़े खड़े पढ़ाने में एनर्जी बहुत लगती है। तो चलिए विदा लेते हैं, फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिल जाए कि हाँ बच्चों को पसंद आया। हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, रेफर कीजिए, जो प्रीमियम बैच वाले बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, हो सके अगर वो किसी दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सजेस्ट कीजिए बेटा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना, और आपके सपोर्ट की हमें अति आवश्यकता है। तो विदा लेते हैं बेटा आपसे, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।